ऑल राइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल तक की क्लास में हमने 3 टायर सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम स्पेशल स्टेट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर समझेंगे। स्पेशल स्टेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, आई मीन ऑल स्टेट इन इंडिया डू नॉट एन्जॉय द सेम पावर। इंडिया के जितने भी ओवरऑल स्टेट हैं वो अपनी कुछ पावर को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते। स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर इंजॉय है स्पेशल स्टेटस। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एक मतलब स्पेशल स्टेटस है एंड हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। बिना जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली के कोई भी अप्रूवल के बिना हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पर। तो स्पेशल स्टेट्स का मतलब ही यही हो जाता है कि मतलब ओवरऑल स्टेट में से इंडिया के जितने ओवरऑल स्टेट हैं इनका स्पेशल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। रेजिडेंट्स ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी रेजिडेंट्स हैं अदर स्टेट के, कैन नॉट बाय लैंड, वो बिल्कुल भी वहाँ की ज़मीनें नहीं खरीद सकते। और हाउस इन दिस स्टेट, बिल्कुल भी उनको परमिशन नहीं है। सिमिलर प्रोविज़न एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। ऐसा ही प्रोविज़न कुछ स्टेट में भी एग्जिस्ट है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब से 370 हटा दी गई है उसके बाद से प्रॉपर रूल तो नहीं आया, लेकिन कुछ रूल्स थे जो हट गए हैं। जैसे लैंड परचेसिंग कह सकते हैं, बाकी वो तो बहुत आगे कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ का स्पेशल स्टेट्स, इसको स्पेशल स्टेट कहते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। देखिए, यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब ये हो जाता है कंप्लीट स्टेट की पावर नहीं होती। लाइक दिल्ली, जैसे दिल्ली इज़ अ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरीज़, राइट। देर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन की कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो मतलब विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, जो बंदी पावर को बहुत छोटे लेवल पे एंजॉय करते हैं। और दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में मर्ज नहीं होते बिकॉज वो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, राइट। दीज एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। तो वो एरिया जो मतलब यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर एज वेल, आप देख सकते हैं। टेरिटरीज, दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। इन टेरिटरीज के पास बिल्कुल भी स्टेट की पावर नहीं होती। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेशल पावर रनिंग दीज एरिया, स्पेशल पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो इन एरिया में रन करते हैं। जैसे दिल्ली की एग्जांपल से बात करें, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रूल है, राइट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, कंट्रोल करती है। आई होप आपको स्पेशल स्टेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो ये है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। तो कैसे पावर शेयर होती है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा देश का संविधान है वो क्या डिटरमाइन करता है कि कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है यूनियन और स्टेट के बीच। एंड इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग। बिना पावर शेयर किए तो भाई मतलब ही नहीं है कि फेडरलिज्म कंट्री में, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में कोई वर्किंग हो पाए। मिल बांट के काम करना ही फेडरलिज्म कहलाता है, राइट। दी पार्लियामेंट अलॉन कैन नॉट चेंज दिस। पार्लियामेंट बिल्कुल भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकती। बट फॉर एनी चेंज, अगर कुछ चेंज करना चाहती है तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों पास, मतलब दोनों पार्लियामेंट के जो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, पहले वो पास करेंगे। और विदाउट एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही कोई लॉ पास करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए। then it has to be ratified by the legislature, at least half of the total state, right. In case of any dispute regarding the division of power, अगर कोई भी division of power के regarding dispute होता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन, तो हाई कोर्ट उस लेवल पे डिसीजन लेती है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेवाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू ईच ऑफ देम। तो देखिएगा, सम केसेस में ऐसा होता है यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि फर्स्टली
कि कैसे हम अपने संसाधन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, रेज़ कर सकते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है पावर शेयर करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो कई बार ऐसा होता है नहीं कर पाती है, लेकिन वहाँ यूनियन गवर्नमेंट का इंटरवेन करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शेयरिंग ऑफ पावर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कहता ये है कि जो पावर बढ़ती है दोनों के बीच बढ़ती है, और यही एक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस्ड किया जाता है, तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। अगर आप फेडरलिज्म को सक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस होने बहुत ज़रूरी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टमेटिकली, बट लेकिन दीज आर नॉट सफिशिएंट नहीं होते। तो रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, सच में इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दी नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो हमारे कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना, उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर जो है उनके एट्रीब्यूटेड से हमारे कंट्री का फेडरलिज्म सक्सेस हो पाया है, राइट। सो टू फॉलो द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर शुड बिकम, एंड देखिएगा ये वर्ड आपको नहीं दिखेगा, यहाँ ये लिखा है एंड अश्योर्ड अवर कंट्री, अश्योर्ड डील इन अवर कंट्री, ऐसा कुछ लिखा है। तो आपने ये समझना है, मैं समझा देता हूँ कि जैसे भी जो भी मतलब कल्चर के या फिर कोई भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, और बिल्कुल वो डिज़ायर करते हैं रिस्पेक्टेड के, ठीक है। सो हमारे देश में अगर हम अश्योर करना चाहते हैं फेडरलिज्म को, तो ये मतलब इनके बिहाफ पे हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकेस अगर ये चीज़ें नहीं अपनाई गई तो बिल्कुल फेडरलिज्म नहीं कहेंगे उसे हम, क्योंकि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी भी बहुत सारी है जहाँ मल्टीपल रिलीजन सर्वाइव कर रहे हैं। तो आई होप आपको बात समझ आई हो। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो ये एक क्राइटेरिया और समझ सकते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है नियम बनाने, तब ना जाके आप मतलब हमारी कंट्री में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ पावर तो बात समझ आ गई, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब ही यही हो जाता है, पावर शेयरिंग अमंग द ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस एक ही है। इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का हुआ था, सेकंड टेस्ट हुआ था लैंग्वेज पॉलिसी का। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना है, मान्यता देनी है। तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री का पहला टेस्ट जो था वो ये था लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाना। आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद दी बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। कुछ स्टेट जो है ओल्ड स्टेट से चेंज हो गए हैं नए स्टेट में, जैसे प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेट होने के बाद हमारे कंप्लीट स्टेट में ज्वाइन हो गए इंडियन यूनियन के साथ, और उसका रोल प्ले सबसे ज़्यादा वल्लभ भाई पटेल ने इम्पॉर्टेंट किया है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने में। और मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश इंडिया था टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे, ये लिख लेना आप साइड में, राइट। सो देखिए दी वॉज डन टू एंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। कई बार ऐसा होता है कि लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं सेम स्टेट में, जैसे भाई साउथ इंडिया में देख लो, तो बहुत कंपलसरी भी था लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना। सम स्टेट वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ स्टेट ने अपने लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट नहीं किया था स्टेट, बट रिकॉग्नाइज कर दिया था डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, कल्चर के बेस पर, एथनिसिटी के बेस पर, ज्योग्राफी के बेस पर। तो यहाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, कई बार कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में, रिकॉग्नाइज करने में, दोनों एक चीज़ है। तो दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक, कौन कौन से स्टेट थे वो, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, राइट। तो सम नेशनल लीडर्स रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ न्यू स्टेट, कुछ नेशनल लीडर रजिस्ट कर रहे थे डिमांड ऑफ न्यू स्टेट के लिए ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे, एज दे थॉट, उनके जो थॉट थे दिस वुड लीड टू दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। बट लेटर दिस फियर प्रूव्ड रॉन्ग एंड दी फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया, एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स मोर ईजियर।
क्योंकि अगर हम कल्चर के बेसिस पर और ज्योग्राफी के बेसिस पर, डाइवर्सिटी के बेसिस पर, अगर हम एथनिसिटी के बेसिस पर रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय बरसत्ते लैंग्वेज के बेसिस पर करके। लैंग्वेज में तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस हो जाती है, लेकिन राइट सभी को दिया गया है। वैसे हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है, तो घबराइए मत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो हमारा आएगा लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए फर्स्ट टेस्ट हमारा ये था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इन आवर कंट्री, दिस इज लिंग्विस्टिक स्टेट। सेकंड जो टेस्ट था वो ये था व्हाट इंडियन फेडरेशन का लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज की एक नीति बनाई गई। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। भारत देश के संविधान में ऐसी कोई लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं इमर्ज किया गया है थ्रू, मतलब हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को आइडेंटिफाई किया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस। लगभग मतलब 40% इंडियंस के जीवन मतलब जबान पे हिंदी लैंग्वेज रहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, जहाँ लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं बिसाइड हिंदी के अलावा। तो देयर आर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन लैंग्वेज मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने लैंग्वेज शेड्यूल कर दी अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे। तो राइट्स देखो सभी को है हर भाषा बोलने का, तो स्क्रीनशॉट और बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो लैंग्वेज पॉलिसी कहते हैं भाषा की नीति, लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं भाषा के आधार पर राज्य, राइट। तो की टर्म्स, शॉर्ट टर्म्स, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फॉर अ सेंट्रल जॉब कैंडिडेट में टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मतलब कोई भी जो एग्ज़ाम होगा सेंट्रल लेवल का या गवर्नमेंट का जो भी, तो हर लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं आपका बोर्ड एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। सो स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य की अपनी भाषा है ऑफिशियल। सो मैक्सिमम वर्क ऑफ द गवर्नमेंट जो मैक्सिमम वर्क कर रही है टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट कंसर्न स्टेट। ठीक है, कि जो स्टेट का कंसर्न है ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो दी यूज़ ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज स्टॉप्ड इन 1965। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था ऑफिशियली कि 1965 में मतलब इंग्लिश को हम स्टॉप करेंगे। बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने इस चीज़ को अटैम्प्ट किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी है जैसे इंग्लिश भी होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्ल्ड के कहीं भी कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही, बट एग्जैक्टली इंग्लिश का होना भी ज़रूरी है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया अपना प्रपोजल, वापस से ले लिया, एंड इंग्लिश को अलॉन्ग विद हिंदी कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, दोनों को ऑफिशियल पर्पस से यूज़ किया जाने लगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो आई होप आपको बात समझ आई हो जो लैंग्वेज पॉलिसीज़ की थी, लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स की थी, तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आज की क्लास में हमने शेयरिंग ऑफ पावर, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये क्लियर किया। इन शॉर्ट बताऊं तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर शेयर होती है, सबको अपनी लिस्ट पता है, अपनी वर्किंग पता है। और अगर आप फेडरलिज्म को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, प्रैक्टिस कैसे करें, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री की फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को सक्सेसफुल करने में। और यहाँ डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट भी करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे तो डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी है लेकिन किसी को अपोज नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में आपने पता होना चाहिए कौन से भाषा के आधार पर रिकॉग्नाइज किए गए थे, एंड लैंग्वेज पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। फिर कल के लेक्चर में हम मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। और पूरी कोशिश रहेगी कल की क्लास में हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।